संजय सिन्हा इस समय आ गए हैं बात करने के लिए बाजार के फंडामेंटल्स पे। संजय, आपने तो बहुत बार ऐसा बाजार देखा होगा, एकदम नियर टर्म की बात करें तो सारे क्यूज एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कंफर्ट आ रहा है इससे बाजार को देखते हुए? कैसे देख रहे हैं आप? कौन से चीजों पे नजर है आपकी? तो देखिए, जिस तरह से Q2 के रिजल्ट्स आए और अगर आप सेक्टोरल उस रिजल्ट को अगर आप उसकी आंकलन करते तो बाजार का ये लेवल जस्टिफाई करना मुश्किल होता। तो अगर मैं समझूं कि बाजार इस लेवल को कैसे मेंटेन कर रहा है और इस लेवल और हम दोबारा प्रीवियस पीक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं जो मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस में आए और इन्फ्लेशन के नंबर्स जो इंडिया में सीपीआई के नंबर्स आए, उससे लगा कि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो बाजार पे था, शायद वो उतना बड़ा बहुत लंबे समय तक ना रहे। तो कारण नंबर वन मैं इसको समझता हूं। दूसरा, एफआईआई के फ्लोज जो हैं वो इस महीने में बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गए, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर था मार्केट के लिए जो कि बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। और तीसरा, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखें और उसमें खास करके अगर बाजार में रिजल्ट्स की हेवी लिफ्टिंग अगर किसी सेक्टर ने की है तो बैंकिंग सेक्टर ने की है। और बैंकिंग सेक्टर में दोनों जो आंकड़े हैं, क्रेडिट ग्रोथ और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की ग्रोथ, इन दोनों आंकड़ों ने ऐसा कुछ झलक दिखलाया है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति जो है वो लग रहा है कि पहले से काफी अच्छी हो गई है और अच्छी होते जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये तीन कारण मैं समझ रहा हूं जो बाजार के इस लेवल को जस्टिफाई करती है। संजय, ये वो भी समय है बाजार का, नवंबर दिसंबर सेंटा रैली वाला, जो हिस्टोरिकली देखा गया है पॉजिटिव रिटर्न ज़्यादा देता है। लेकिन आज मैं किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर की, आपसे एक रवैया लेना चाहूँगा, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में। और वो है कि हम 45 डेज फ्रॉम नाउ, और उसमें ट्रेडिंग डेज मेरे हिसाब से 30 ही होंगे, सैटरडे संडे को हटा दें, 30 दिन में हम 23 के अंदर एंटर कर जाएंगे, कैलेंडर 23 में, जो कि एक प्री इलेक्शन ईयर है। और अरे वो श्री सचिन ने ये बताया कि उन्होंने 8 ऐसे प्री इलेक्शन ईयर्स को देखा, 8 में से एक भी प्री इलेक्शन ईयर नेगेटिव रिटर्न का नहीं हुआ। क्योंकि आप कह सकते हैं कि शायद इलेक्शन स्पेंडिंग खूब होती है, जबा के कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स होते हैं, बट इस बार तो वाकई में हमारी इकोनॉमी में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। तो क्या ये लोड करने के लिए अपने पोर्टफोलियोज को जो एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है साइड में, सिर्फ हमारे पास 30-35 ही दिन है? ऐसा कह सकते हैं अजय। इस थ्योरी को थोड़ी और बारीकी में देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके वेरासिटी पर कमेंट करें। लेकिन देखिए, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड के आने के बाद से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का रोल इन अपने इकोनॉमी को जो सुचारू रूप से चलाने में रहा है, वो गवर्नमेंट का रोल रहा हो या आरबीआई का रोल रहा हो, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर बाजार पर पिछले 2 साल से तो लगातार पड़ रहा है। अगर आप कोविड के समय में भी देखें तो जिस तरह से आरबीआई फ्रंट फुट पर आकर लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, उसने बाजार को इन्फ्यूज किया। और अभी जिस तरह से टैक्स की कलेक्शन हो रही है, जीएसटी के नंबर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिस तरह से आ रहे हैं, और सरकार जिस तरह से फ्रंट फुट पे केपेक्स कर रही है, और खास करके जो जमीनी तौर पे दिखे केपेक्स, उस पर जो खर्च हो रहा है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो होगा। और मेरे ख्याल से जो स्लैकनेस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के एक्टिविटी के कारण हो सकता था, उसको काफी हद तक वो कॉम्पनसेट करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो पिछले 2 क्वार्टर गुजरे, ये दोनों क्वार्टर एक्चुअली कॉर्पोरेट्स के लिए काफी भारी पड़े। मतलब पहला क्वार्टर में जितना बड़ा असर ना पड़ा हो, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि सेकेंड क्वार्टर में असर पड़ा, क्योंकि इस बार के जो तिमाही रिजल्ट्स आए उन पे मार्जिन का प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहा। तो ओवरऑल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए और अच्छा होगा। तो बाजार ने तो कुछ पोजीशन इस एंटीसिपेशन में भी बना लिया है कि सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 23 का ज्यादा अच्छा होगा। और अभी वो अगर उनके पकड़ में स्टॉक है तो वो बाजार के जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने स्टडी के बारे में चर्चा की कि सरकार फ्रंट फुट पे रहेगी प्री इलेक्शन ईयर में, और प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका प्रदर्शन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा अच्छा होगा, और रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक्स को जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं,
तो मिला जुला असर अगर आप देखें तो ग्राउंड तो बन गया है अजय बाजार में एक रैली का। अब ये रैली कितने दूर तक जाएगी ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड मुझे लगता है कि ऊपर जाने की संभावना वाली ग्राउंड ज्यादा बनी है। संजय, गुड आफ्टरनून। सरकार के रवैये, सरकार के रुख की हमने यहाँ बात की, तो सरकार की पूरी नज़र और पूरी तैयारी रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट पर भी है, और इंफ्रा स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर देखें अच्छी खासी तेज़ी, अच्छा एक्शन भी नज़र आ रहे हैं। कल ही हमने देखा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी एक बयान दिया। उनका ये कहना है कि NHAI किसी भी तरह के डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी रेवेन्यू एक्रेटिव नज़र आ रहे हैं। एक तरह से मानसून का जो एक फैक्टर होता है वो भी अब खत्म हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये स्पेस अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया है, क्योंकि एक तो इस स्पेस को अगर आप 3 भाग में बांट दें, एक भाग है जो कि EPC कंस्ट्रक्शन का स्पेस है, दूसरा भाग है वो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर का स्पेस है, और तीसरा जो है वो यूटिलिटी से कनेक्टेड जो सेक्टर्स हुए, जैसे कि पावर, रेलवेज, और कुछ हद तक डिफेंस को भी अगर आप इसमें जोड़ दें। तो अगर आप देखें तो ये तीनों जो सब सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन तीनों में काफी ज्यादा ट्रैक्शन है, और इस ट्रैक्शन का मेजर अगर हम ऑर्डर बुक से करें और जिस तरह की अनाउंसमेंट्स कंपनीज के द्वारा आ रही है इस क्वार्टर में उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस के साथ कि उनकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ कैसी है, तो करीब करीब सारी की सारी जो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं वो खास करके जो EPC की स्पेस में है, वो 2 से 3 साल की ऑर्डर बुक पर बैठे हुए हैं। यानी कि अगर उन्होंने अपने कैपेसिटी को रैंप अप किया तो उनकी अर्निंग्स में बहुत ज्यादा हमें विजिबिलिटी दिखती है। रही बात जो कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं, तो अगर आप देखें तो कुछ मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट हुआ, स्टील हुआ और टेक्सटाइल्स हुआ, जहां पर की मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी चालू हो गया है और इसका भी ऑर्डर बुक कैपिटल गुड कंपनीज में दिख रही है। तीसरा जो क्षेत्र है जहां पर की रेलवेज हुए, डिफेंस हुए और इस तरह के सेक्टर से रिलेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, तो वो तो हम देख रहे हैं कि बजट में भी उसके लिए आउटले ज्यादा था, प्लस हाल ही के दिनों में जो नया इनिशिएटिव लिया गया है कि मेक इन इंडिया, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, खास करके डिफेंस सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए, तो यहाँ भी गतिविधि है। तो ओवरऑल हमारे ख्याल से एक बहुत अच्छा पिक्चर बन गया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स का मार्केट पे। राइट, गुड आफ्टरनून संजय। आप बिल्कुल इंफ्रा स्पेस पे तो अपनी राय दे ही रहे हैं, और इनफैक्ट आप बैंकिंग और फाइनेंशियल पे भी अपने एक बुलिश व्यू एक्सप्रेस कर चुके हैं। पर एक बार के लिए रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में सवाल आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स इतना सर्च कर चुके हैं और बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है, एक नया हायर लेवल भी उसके बाद भी देख चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से वैल्यूएशंस को अब असेस किया जाए बैंक स्टॉक्स के, अभी भी जहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट आता हो? ठीक है, तो उसमें अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखें तो उनकी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी रही, किस तरह से वो कासा रेशियो को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से वो अपनी लेंडिंग बुक को डी रिस्क कर रहे हैं, किस तरह से उनका ट्रैक्शन अगर रिटेल पर था कल तो आज कॉर्पोरेट लोन्स के तरफ है, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को और भी आज ज्यादा आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो अगर आप देखेंगे तो इक्के दुक्के जो बड़े वाले बैंक्स हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो अपने बुक वैल्यू के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली भी आप देखें तो जब भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रैली हुई है, वो रैली हमेशा शुरुआत उसकी होती है जब उनकी ट्रेडिंग वैल्यू उनके बुक वैल्यू से डिस्काउंटेड रहती है तब, और ये रैली पीक आउट करती है उनके स्टॉक प्राइसेस जब बुक वैल्यू से 1.5 गुना या करीब करीब 1.5 से 2 गुना के बीच के जब होते हैं। तो हम तो आज उससे बहुत दूर हैं। प्लस जिस तरह के प्रॉफिट के नंबर्स आ रहे हैं फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिस तरह से उनकी क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि मार्केट कुछ दिनों तक इस सेक्टर के दोनों भागों को, विच इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को फेवरेबली देखेगा। और देखिए ये इंडेक्स का ऑल टाइम हाई का होना इज अ नॉमिनल वैल्यू, मतलब अगर आप अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो उनकी भी तो बुक वैल्यू बढ़ चुकी है, उनके भी प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ चुके हैं पहले से ज्यादा,
तो शायद ये जस्टिफाइड भी रहेगा। मिड टियर बैंक के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अजय कि देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही बैंक है जिसको कि हम सो कॉल्ड लार्ज कैप कह सकते हैं। उसके बाद जो इतनी बड़ी लंबी टेल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसको दो भाग में बांटना उचित रहेगा। एक तो सेकंड टियर एंड देन द थर्ड टियर। तो सेकंड टियर में शायद 2 या 3 ही बैंक्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद लंबी टेल है जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे पीएसयू बैंक्स हैं। तो देखिए, जो मिड लेवल की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हाँ, उनमें मेरे ख्याल से 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू उनकी वैल्यूएशन अभी काफी, मैं कह सकता हूं कि अभी भी उनकी डिस्काउंट चल रही है टू द बुक वैल्यू। अगर नहीं है तो डिस्काउंट मतलब बहुत नजदीक पहुंचे हैं वो बुक वैल्यू की। और ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो पीएसयू बैंक्स के लिए काफी फेवरेबल हो गया है। लेकिन जो उसके नीचे की जो लंबी टेल है, जिसमें कि बहुत सारे स्मॉल कैप मैं समझता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो ऐसा होता है अजय, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब किसी सेक्टर में पूरे बाजार का ध्यान आता है तो वो एक स्टेप वाइज बढ़ता है। पहले लार्ज कैप में आएगा, फिर मिड कैप में आएगा, फिर स्मॉल कैप में। मेरे ख्याल से शायद वो फिनोमेना हम पीएसयू बैंक्स में, खास करके स्मॉल कैप पीएसयू बैंक जो है, उसमें जो रैली दिख रही है, शायद वो ये जो लोग लेफ्ट आउट रह गए बाकी ऑप्शन से, वो अब स्मॉल कैप की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए ये रैली ज्यादा मोमेंटम ड्रिवन है। इनमें फंडामेंटल भले ही चेंज कर रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फंडामेंटल चेंज होंगे कि नहीं, वो डाउटफुल है। इसलिए उनसे दूर रहें तो बेटर है। प्राइवेट बैंक स्पेस में तो एक्शन था ही, पीएसयू बैंक के सेंटिमेंट्स भी अब धीरे धीरे वापस तेजी की तरफ लौटते हुए। आपसे व्यू लेना चाहूंगा, एक बड़ी यूनिक स्टोरी है, वो मैं चाहूंगा आप सुने और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि आपके लंबे तजुर्बे से आप इसके ऊपर शायद बहुत अच्छा व्यू दे पाएंगे। और वो ये कि टाटा, हाउस ऑफ टाटाज जो है कुछ 18 साल के बाद अपनी एक नई कंपनी के आईपीओ का प्लान बना रहे हैं, और वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस आईपीओ के बारे में बात करने के लिए। फिर मैं आपसे एक व्यू चाहूंगा। अनुराग बताएं, बड़ी स्टोरी। हमारे सूत्रों के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ FY24 के पहले क्वार्टर में संभव है, और कंपनी अगले तिमाही में सेबी में अपना अर्जी दे सकती है, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। और इसके लिए कंपनी मर्चेंट बैंकर्स के साथ अभी बातचीत कर रही है और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और हमारे सूत्रों ने ये भी बताया है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रपोज आईपीओ है, वो ओएफएस के साथ नए शेयर्स भी, उसमें नए शेयर्स भी होंगे। और टाटा मोटर्स जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है कंपनी में, उसके साथ अन्य टाटा ग्रुप कंपनियां भी अपना शेयर्स बेचेंगी। और साथ में कम से कम 10% हिस्सेदारी आईपीओ के थ्रू बेची जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर दैट अनुराग। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में सुन के क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक और बात बता दूं मैं संजय, 72% इस कंपनी का टाटा मोटर्स होल्ड करता है, वो भी बहुत परफॉर्म नहीं किया लास्ट 1-1.5 साल से। क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए अजय, जो अवेलेबल आपने इंफॉर्मेशन दिया वो बहुत ही कम है। बिजनेस क्या, बिजनेस की साइज क्या, और उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उससे सिनर्जी कितनी, इन सबको एक बार देखने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। हाँ, लेकिन टाटा मोटर्स के ऊपर जरूर कहा जा सकता है कि ओवरऑल टाटा ग्रुप में नहीं, मैं आपसे ये चाह रहा था कि टाटा ग्रुप का वैल्यू क्रिएशन की हिस्ट्री के बारे में अगर आप बता सकें। वैसे कुछ टिप्पणी नहीं, ये कंपनी तो खैर ऑफ कोर्स नहीं देखी है, अभी अनलिस्टेड है, बट उस हिसाब से कि टाटा ग्रुप ने काफी वैल्यू क्रिएट की है निवेशकों के लिए लास्ट कुछ पिछले डेकेड्स में। इनफैक्ट खास करके पिछले 2-3 सालों में, वही मैं कह रहा था कि अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो टाटा ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा डायनेमिज्म और एनर्जी दिखता है। और सिर्फ 1-2 कंपनीज में नहीं, अक्रॉस दी सेक्टर्स बहुत सारी कंपनीज में दिखता है। और मैं समझता हूं कि अगर उसको सारांश में कहा जाए तो 3 मेन कारण मुझे लग रहा है जो उस डायनेमिज्म के पीछे है।
एक तो है कि कई कंपनीज में बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर कर दिया जा रहा है ताकि सिमिलर बिजनेसेस एक बड़े एंटिटी के अंदर आके ज्यादा फॉर्मिडेबल साइज के हो जाएं। तो एक कारण वो है। दूसरा है कि जहां जहां उनकी एंट्रेंच्ड पोजीशन है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, वहां पर उन्होंने अपने लीडरशिप पोजीशन जो है उसको और स्ट्रांग ही बनाया है। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स शायद स्टॉक प्राइस में इस कैलेंडर ईयर में परफॉर्मेंस ना दिखा हो, लेकिन पिछले 2 साल में तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा जो कि उनका नए बिजनेसेस में फोरे करना, जैसे कि अभी एविएशन में उन्होंने एयर इंडिया अक्वायर किया। हो सकता है कि ये जो नई आईपीओ आ रही है उसके अंतर में कुछ ऐसे बिजनेसेस हों जो कि अभी लिस्टेड टाटा यूनिवर्स में ना हो। तो ओवरऑल ये 3 कारण मैं देख रहा हूँ, 3 फैक्टर्स जो कि टाटा ग्रुप के डायनेमिज्म के पीछे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी समय आपने अपना दिया, और कई सारे मैक्रो आउटलुक पर, साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट पर, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आपने अपना